हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 12 फिजिक्स फर्स्ट में चैप्टर नंबर 4 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। तो बच्चों आप ध्यान समझिए। राइट, ध्यान दीजिए। वो टॉपिक क्या है बच्चों? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। एनसीईआरटी में बच्चों यही पहला टॉपिक दिया हुआ है, लॉरेंज बल। राइट, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है बोर्ड एग्जाम के लिए। राइट, तो बच्चों ध्यान दीजिए। इसमें सबसे पहले, जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो इस पर कार्य करने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। ओके, तो बच्चों सबसे पहले आप ये याद रखिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण जब गति करेगा तो उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करेगा। उस चुंबकीय बल को क्या कहेंगे? लॉरेंज बल कहते हैं। राइट, तो आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाएगा लॉरेंज बल किसे कहते हैं, तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। राइट, जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो इस पर कार्य करने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। राइट, अब बच्चों ध्यान दो, चुंबकीय क्षेत्र में जो आवेशित कण होता है उसके गति करने का दो तरीका होता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर तीन मैं आपको बता रहा हूँ कौन से कंडीशन में गति करेगा। राइट, ध्यान दीजिए। जब आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा से थीटा कोण पर V वेग से गतिमान हो। जब आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र में भाई तिरछा प्रवेश करे, यानी कहने का मतलब थीटा कोण पर V वेग से गतिमान होता है, तो उस पर कार्य करने वाला बल का जो मान होता है F बराबर Q कोष्टक में V क्रॉस B। ओके बेटा, ध्यान दीजिए। तो V क्रॉस B को क्या बोलते हैं? VB साइन थीटा। वेक्टर प्रोडक्ट आपने पढ़ा होगा। V क्रॉस B को क्या बोलेंगे? VB साइन थीटा। ओके, तो आप याद रखिए जरूरी बात, जब कोई आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर V वेग से गतिमान होता है, V वेग से प्रवेश करता है, तो उस पर कार्य करने वाले लॉरेंज बल का मान कितना होता है? F बराबर Q ब्रैकेट में V क्रॉस B, इसको जब ब्रेक करेंगे तो VB साइन थीटा। तो F बराबर QVB साइन थीटा, यही लॉरेंज बल का फार्मूला है बेटा। ओके, तो याद हो गया। जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो इस पर कार्य करने वाले बल को लॉरेंज बल कहते हैं। और ध्यान दीजिए, लॉरेंज बल का मान कितना होता है ना, यह किस बात पर डिपेंड करता है? वह चुंबकीय क्षेत्र में कितने एंगल से प्रवेश करता है उस बात पर डिपेंड करता है, ध्यान देना। तो जब कोई आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर प्रवेश करेगा V वेग से, तो उस पर कार्य करने वाले लॉरेंज बल का मान कितना हो जाएगा? F इक्वल टू QVB साइन थीटा। F इक्वल टू QVB साइन थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है बेटा? वेग और चुंबकीय क्षेत्र का बीच का कोण है। V यानी वेग और B यानी चुंबकीय क्षेत्र, दोनों के बीच का कोण होता है ये थीटा, ध्यान देना। ओके, अब बच्चों ध्यान दो, दूसरा पॉइंट, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, थीटा बराबर 0 डिग्री यानी, है ना, या 180 समझ लीजिए, 0 डिग्री या 180। जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो इस पर कोई बल नहीं कार्य करता है, अतः यह सीधे पथ पर आगे बढ़ जाता है। क्लियर हो बेटा? ध्यान दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करने का क्या मतलब? V और B के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। और साइन 0 का मान 0, 0 का मल्टीप्लाई करने पर टोटल 0 हो जाएगा, तो बल का मान 0। इसलिए मैंने लिखा है, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो इस पर कोई बल नहीं कार्य करता है, अतः यह सीधे आगे बढ़ जाएगा। तो इसका रास्ता कैसा होगा? सरल रेखा। इसका रास्ता कैसा होगा बेटा? सरल रेखा। ये बहुत ही जरूरी बात है, आपसे पूछा जाएगा जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होता है, ट्राजेक्टरी पाथ कैसा होता है? तो स्ट्रेट लाइन, सीधा पथ होता है ना, सरल रेखा। दिमाग में रख लीजिए आप। जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो उसका रास्ता कैसा होता है जी? सीधी रेखा, सरल रेखा। ओके, आप याद रखना, क्योंकि उस पर कोई बल नहीं काम कर रहा है। तो बल जब काम नहीं काम करेगा, क्योंकि इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, और बल कार्य नहीं करेगा तो वह जैसे जा रहा था सीधे उसी रास्ते पर चला जाएगा। इसलिए उसका पाथ कैसा होता है? सीधा, स्ट्रेट लाइन। ओके, तो याद रखना भाई सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ध्यान दीजिए, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, ध्यान दीजिए बहुत ही जरूरी बात, जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आवेश प्रवेश करता है तो उस पर अधिकतम बल कार्य करता है, और उसका रास्ता कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। ध्यान दीजिए, क्योंकि ध्यान दो, साइन 90 अंश का मान 1 होता है और साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और साइन 90 की वैल्यू क्या होता है? 1।
तो इसलिए अधिकतम बल यहाँ पर लिखा गया है। तो ध्यान दीजिए, जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे यानी थीटा बराबर 90 अंश पर, तो उस पर अधिकतम बल कार्य करता है जो कि उसको वृत्ताकार पथ पर घुमाता है। ध्यान दीजिए, बहुत जरूरी बात है। तो आपसे पूछा जाए, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत आवेश प्रवेश करता है तो उसका रास्ता कैसा होता है जी? ट्राजेक्टरी पाथ कैसा होता है? सर्कुलर होता है जी, वृत्ताकार होता है। जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो उसका पाथ सरल रेखा होता है। जब आवेश चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो उसका पाथ कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। कीप इन माइंड, राइट। तो ध्यान दीजिए, अब मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू कितना हो जाएगा? क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है ना। और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा बेटा। ओके, तो आप याद रखिए मैक्सिमम फोर्स का मान कितना हो जाएगा? एफ इक्वल टू क्यू वी बी, क्योंकि साइन 90 का मान 1 हो जाएगा ना बेटा। तो मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू आप याद रखिए क्यू वी बी। इज इट ओके? आगे बढ़े। ये दोनों पॉइंट, तीनों पॉइंट आप याद रखिए जो मैंने बताया। लॉरेंज बल का मान, अब ध्यान दीजिए, लॉरेंज बल का है ना, ये वेक्टर के रूप में इस तरीके से लिखा जाएगा। वेक्टर एफ इक्वल टू क्यू, अदिश राशि है चार्ज तो वी क्रॉस बी ऐसे। यहाँ इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिए, यहाँ वेक्टर एफ वी और बी दोनों के बीच लंबवत होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखा हुआ है। ये जो बल होगा हमेशा वी और बी के लंबवत होगा। वेग और चुंबकीय क्षेत्र के हमेशा लंबवत लॉरेंज बल का मान होगा। कीप इन माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके बेटा, जो बल होता है लॉरेंज बल का मान जो होता है वी और बी के हमेशा लंबवत होता है। वी के भी लंबवत होता है, एफ और वी के बीच का कोण 90 डिग्री, एफ और बी के बीच का कोण 90 डिग्री। तो लॉरेंज बल हमेशा वेग और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। कीप इन माइंड, ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन, वह वी, वेक्टर वी व वेक्टर बी दोनों के बीच का कोई भी कोण हो सकता है भाई। चुंबकीय क्षेत्र और वेग दोनों के बीच का कुछ भी कोण हो सकता है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट एफ वी के भी लंबवत होता है और एफ बी के भी लंबवत होता है। ओके बेटा, ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जेईई मेंस नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके बेटा, ध्यान देना। एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक्स अक्ष की दिशा में वी चाल से गति कर रहा है। ध्यान दीजिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक्स अक्ष की दिशा में वी चाल से एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी जो कि वाई अक्ष की दिशा में। ध्यान दो भाई, ध्यान दीजिए, यहाँ जो वेग किधर है? वेग एक्स अक्ष की दिशा में। वेग किधर है? एक्स अक्ष की दिशा में है ना चाल। और चुंबकीय क्षेत्र किधर है? वाई दिशा में है, प्रवेश करता है। तो इलेक्ट्रॉन पर कार्य करने वाला बल का सूत्र व दिशा बताइए। देखिए, आपका ये क्वेश्चन है, एक बेटा क्वेश्चन है ना, ध्यान दीजिए। तो एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक्स अक्ष की दिशा में वी चाल से प्रवेश करता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र का डायरेक्शन क्या? वाई अक्ष में है। तो उस पर जो बल काम करेगा, बल का सूत्र व डायरेक्शन बताना है भाई। तो देखिए, सबसे पहला नंबर एफ इक्वल टू क्या होता है? क्यू वी क्रॉस बी, ये होता है फार्मूला। अब ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ई लिखा जाता है, इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम होता है। बट आपका जो आंसर है इसी रूप में लिखा हुआ है ना, तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो क्यू का मान ई, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को ई से व्यक्त करते हैं ना भाई। माइनस है तो माइनस, यहाँ वेक्टर, आप याद रखिए, वेक्टर का जब हम यूज करते हैं तो चिन्ह सहित लिखते हैं, बहुत ही जरूरी बात है, ध्यान दीजिए। जब वेक्टर फार्मूला हम यूज करते हैं तो चार्ज का वैल्यू माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस लिखा जाता है, इसलिए यहाँ माइनस लिखा गया है। ओके, तो क्यू का मान माइनस वी, बोलो वेग जो है, चाल जो है, बोलो एक्स अक्ष में चल रहा है, एक्स अक्ष में है ना। तो एक्स अक्ष की दिशा में क्या होता है? आई कैप होता है ना, आप लोग को मालूम होना चाहिए। प्लस एक्स अक्ष का मतलब आई कैप। और चुंबकीय क्षेत्र किधर है? वाई अक्ष में। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? वाई अक्ष में, और निगेटिव डायरेक्शन में है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को देख लीजिए, यहाँ पर चाल जो प्लस एक्स अक्ष में है, ये माइनस वाई अक्ष में है। माइनस वाई अक्ष लिखा हुआ बेटा, कंफ्यूज ना हो जाना। माइनस वाई अक्ष में क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। तो माइनस वाई अक्ष को क्या कहते हैं भाई? माइनस जे कैप। आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो लेक्चर में, है ना। इधर आई कैप होता है एक्स अक्ष में, इधर क्या होता है? माइनस आई कैप होता है। ऊपर प्लस जे कैप होता है, प्लस वाई कैप, इधर प्लस वाई होता है। इधर माइनस जे कैप होता है, माइनस माइनस वाई। इधर प्लस एक्स, इधर माइनस एक्स। ये बेसिक से आप फिजिक्स आपको पता होना चाहिए, मैथ। ओके,
तो इसमें वैल्यू आपने रख दिया, ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वी आई क्योंकि प्लस एक्स अक्ष में है, बी किधर है, वाई एच की ऋण दिशा में माइनस। ओके, ध्यान दीजिए यहाँ पर वी वी और वी और बी क्या हो गया, बाहर आ गया। आई क्रॉस जे, ध्यान दीजिए, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप होता है। आपको ये भी मैंने बताया, आई क्रॉस जे बराबर क्या होता है, के कैप, ये आप याद रखिए ना। और जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या होता है, आई। देखो ये आप याद रखिए, आई है ना, जे के, तो आई क्रॉस जे क्या हो गया, आई क्रॉस जे क्या हो गया, बोलिए, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या हो गया, जे। ऐसे आप याद रखिए। तो आई क्रॉस जे क्या हो गया, के क्रॉस आई क्या हो गया, जे, है ना। और जे क्रॉस के क्या हो गया, आई। ये चीज़ आप याद रखिए। इसको जब अपोजिट कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे माइनस आई। आई वेक्टर का रूल आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी बात है ना बेटा, ध्यान दीजिएगा आप ये। मैंने ये तो बता दिया, इसका अपोजिट करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे माइनस आई क्रॉस के माइनस जे। क्लियर हुआ, आप ये याद रखिएगा जरूर। ओके, तो फिर से एक बार समझ लीजिए बेटा, आपने ये डायरेक्शन समझ में आया, माइनस बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना जी। और वी वी बाहर आ गया, आई क्रॉस जे क्या होता है बेटा, के, जो मैंने बताया। और के का मतलब हुआ प्लस जेड एच। ध्यान दीजिए एक बार फिर से, यक्स अक्ष में आई कैप, ऊपर जे कैप प्लस वाई, इधर जेड एच, प्लेन के ऊपर, है ना, के कैप जेड एच में। इस तरीके से होता है ना 3D वेक्टर। तो आई क्रॉस जे का मतलब के कैप, और के कैप का मतलब जेड एच। तो बल का मान भी आ गया और डायरेक्शन भी आ गया, प्लस जेड एच की दिशा में बल काम कर रहा है, प्लस जेड एच की दिशा में बल काम कर रहा है, आप याद रखिए, दिस इज द आंसर। ओके, अब बच्चों ध्यान दो, सबसे जरूरी बात, जैसा कि आपने अभी जाना कि जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो वह एक वृत्ताकार रास्ते पर गति करता है, तो उस वृत्ताकार रास्ते की त्रिज्या क्या होगी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक पूरा चक्कर लगाने में लिया गया समय कितना होता है, इस पर बहुत ही महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिए। क्लियर, जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है तो वह वृत्ताकार रास्ते पर गति करता है, क्योंकि उस पर एक ऐसा बल काम करता है जो लॉरेंज बल है, F बराबर QEB, उसको वृत्तीय गति में घुमाने का कार्य करता है। तो उस वृत्त की त्रिज्या तो होगा ही, तो त्रिज्या का मान निकालने के लिए इतना फार्मूला मैंने लिखा है बेटा, R इक्वल टू mv अपान QB। और mv क्या है, संवेग। पहला नंबर ये डेरिवेशन आपको नहीं करना है, मैं डेरिवेशन आपको बता दूंगा, पहले आप फार्मूला समझ लीजिए, फिर मैं आपको डेरिवेशन बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले फार्मूला को समझ लीजिए, है ना। ओके, कीप इन माइंड, ओके लिसन। तो ध्यान दो, जो वृत्ताकार पथ है उसकी त्रिज्या, जिसमें चार्ज क्यू घूमेगा, तो वृत्ताकार पथ की त्रिज्या क्या, आर बराबर एम वी बटे क्यू बी। एम वी बटे क्यू बी, यम द्रव्यमान, वी वेग, क्यू क्या है, चार्ज का मान, और बी क्या है, बोलो बेटा, चुंबकीय क्षेत्र का मान। अच्छा, संवेग का फार्मूला क्या था, संवेग को पी से व्यक्त करते हैं। जो लीनियर मोमेंटम होता है, रेखीय संवेग का फार्मूला क्या होता है, पी बराबर क्या, द्रव्यमान गुणित वेग। तो एमवी की जगह पी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, पी मतलब संवेग है जी, और क्यू बी। जब आपको द्रव्यमान और वेग दिया रहेगा तो इसका यूज करेंगे, और डायरेक्ट संवेग दिया है तो आर बराबर इसका यूज करो, है ना। अच्छा, आप क्लास 11th में पढ़े हैं गतिज ऊर्जा के, गतिज ऊर्जा के काइनेटिक एनर्जी और संवेग में संबंध, पी बराबर √2m के। पी संवेग है और के क्या है, गतिज ऊर्जा। तो संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या संबंध होता है, पी बराबर √2m के। ओके बेटा, अगेन ध्यान दीजिए, ये जो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिए, 1/2mv² बराबर क्या, तो VQ। ध्यान दीजिए, ये वी विभवांतर है, वी वेग है, कैपिटल वी क्या है बेटा, विभवांतर है,
स्मॉल वी क्या है, वेग है, डाउट नहीं होना। कैपिटल वी क्या है, विभवांतर है, इसका मात्रक वोल्ट दिया रहेगा। अब वी वेग क्या है, मीटर पर सेकेंड, कोई डाउट। तो ध्यान दो, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वी क्यू के बराबर होता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 एम वी स्क्वायर, वी इक्वल टू क्या है, वी क्यू, वी विभवांतर क्यू आवेश। ये बहुत ही अपने आप में रिलेशन खास है। ओके बेटा, तो इसी को तो क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी, इसी को क्या कहते हैं, के कहते हैं। तो के इक्वल टू क्या हुआ, वी क्यू। के की जगह हम क्या लिख देंगे, वी क्यू। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, सरल करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, आप कंफ्यूज ना हो। डायरेक्ट वैल्यू आप याद कर लीजिए बस। ओके, डायरेक्ट वैल्यू आप याद कर लो। तो बेटा ध्यान दीजिए, त्रिज्या का कितना फार्मूला, एक फार्मूला, दो फार्मूला, तीन फार्मूला, चार फार्मूला। किसका कब यूज करेंगे कोई डाउट नहीं है। द्रव्यमान और वेग मालूम रहे, द्रव्यमान तो लगभग मालूम रहेगा हमेशा, है ना। वेग मालूम रहे, वेग मालूम रहे तो त्रिज्या निकालने का ये फार्मूला लगाइए। संवेग डायरेक्ट दे रखा है आपको, डायरेक्ट संवेग दिया है तो इसका यूज करो त्रिज्या निकालने का फार्मूला। काइनेटिक एनर्जी दे रखा है तो इसका यूज करो। और आपको वोल्टेज दे रखा है, क्या दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है, विभवांतर दे रखा है भाई। तो आर निकालने का ये फार्मूला हो गया, कोई दिक्कत। अब इस पर बेटा इन पर क्वेश्चन तो चलो ठीक है कर लेंगे, इनका जो रेशियो वाला, अनुपात वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है इन पर। तो ध्यान दीजिए, आप फार्मूला अनुपात वाला बनाना सीखे हैं। तो देखिए, त्रिज्या द्रव्यमान वेग से क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये दोनों ऊपर है और ये भी ऊपर है। ओके बेटा, तो R1/R2 बराबर M1/M2 V1/V2, V1/V2। लेकिन चार्ज कहाँ है, नीचे, तो ये Q2/Q1 हो जाएगा। और बी चुंबकीय क्षेत्र समान है, अब बी को क्या मान लिया गया, कांस्टेंट। चुंबकीय क्षेत्र को क्या मान लिया गया, अचर पद, समान है, कांस्टेंट है। सवाल में जब चुंबकीय क्षेत्र का चर्चा न रहे बहुत ज़्यादा, है ना, या क्वेश्चन बोले एक समान चुंबकीय क्षेत्र, तो बी क्या है, नियतांक है, बी क्या है, नियतांक। तो भाई सीधा सीधा R1/R2 बराबर M1/M2 ना, और V1/V2। और क्यू उल्टा है, देखो ये ऊपर है नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, Q2/Q1, इधर 1/2, इधर 2/1, ध्यान दो। अब ऐसे सेम जैसे पी वाला बात करें, जैसे आपको संवेग दे दिया, संवेग की बात करेगा और त्रिज्या की बात करेगा अनुपात में, तो R1/R2 बराबर P1/P2, क्योंकि ए भी ऊपर, ए भी ऊपर, P1/P2। और Q2/Q1, Q2/Q1 हमेशा रहेगा, ध्यान देना, Q2/Q1। बी यहाँ भी कांस्टेंट मान लिया गया है। अब उसी प्रकार यहाँ से काइनेटिक एनर्जी वाले में भी बोल सकते हो, R1/R2 बराबर अंडर रूट में, ध्यान दो, दो कट जाएगा, दो कट जाएगा, अंडर रूट M1/M2 अलग, और ये Q क्या है, Q2/Q1। बी को नियतांक माना गया K1/K2, तो M1/M2 है, अब अंडर रूट K1/K2, Q2/Q1 हमेशा होता है, दिमाग में रख लीजिए। तो ये है फार्मूला। अच्छा, एक पूरा चक्कर लगाने में लिया गया समय आवर्तकाल कहलाता है, और आवर्तकाल को कैपिटल टी से लिखते हैं। इसका फार्मूला 2πm/क्यूबी। मैं क्या बता रहा हूँ आपको, डायरेक्ट फार्मूला कह रहा हूँ याद करने के लिए, कोई डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। नोट करके बेटा बार बार प्रैक्टिस करके फार्मूला याद कर लीजिए। ओके, तो एक पूरा चक्कर लगाने में लिया गया समय आवर्तकाल कैपिटल टी बराबर क्या होता है, 2πm/क्यूबी होता है, 2πm/क्यूबी होता है। अच्छा, आप आवर्तकाल का उल्टा क्या होता है, आवृत्ति, आवृत्ति को एफ से व्यक्त करते हैं। आवर्तकाल का मात्रक सेकेंड, काल का ऐसा मात्रक सेकेंड होता है, समय होता है। और इसका इसका उल्टा व्युत्क्रम क्या होता है, आवृत्ति, आवृत्ति को एफ से व्यक्त करते हैं, तो इसका उल्टा हो गया QB/2πm। इसका आवृत्ति का मात्रक प्रति सेकेंड होता है, या हर्ट जो होता है, या साइकिल पर सेकेंड होता है, साइकिल प्रति सेकेंड। हर्ट जो आवृत्ति, आवृत्ति का सही मात्रक हर्ट जो या प्रति सेकंड या साइकिल पर सेकंड, तीनों ही आवृत्ति का मात्रक है। ये तो समय, समय का मात्रक क्या है, सेकंड या मिनट, जो भी दिया रहेगा। तो आवर्तकाल का फार्मूला, आवृत्ति का फार्मूला, आवर्तकाल निकाल लीजिएगा, उसका उल्टा कर देंगे तो क्या, आवृत्ति आ जाएगा। तो बेटा ये बहुत जरूरी फार्मूला है, आप याद रखिएगा। ओके, अब बच्चों ध्यान दो, जो भी अभी आपने फार्मूला सीखा उस पर आंकिक प्रश्न कैसे बनते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान समझिए बेटा, क्योंकि आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है बेटा, ध्यान दीजिए। ध्यान दो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, अब देखो शुरू में ही बोल दिया एक समान चुंबकीय क्षेत्र, इसका मतलब क्या हो गया, बी क्या हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है भाई, मैंने वही समझा आपको। एक समान चुंबकीय क्षेत्र शुरू में ही बोल दिया, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र क्या है, कांस्टेंट है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करने वाले अल्फा कण तथा प्रोटॉन,
पहला कण क्या हो गया अल्फा और दूसरा कण क्या होगा प्रोटॉन के वेगों का अनुपात, है ना, वेगों का अनुपात v1/v2 दे रखा है 1:3। तो क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वे विभिन्न वृत्ताकार पथों पर गति करते हैं। भाई ध्यान दीजिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जब कोई कण प्रवेश करता है तो उसका रास्ता कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। लेकिन भाई अल्फा कण का रास्ता अलग होगा, प्रोटॉन का रास्ता अलग होगा, दोनों ही वृत्त पर ही घूमेंगे। जैसे एक इस तरीके से, इधर इस तरीके से, एक त्रिज्या छोटी और दूसरी त्रिज्या बड़ी रहेगी, दोनों वृत्ताकार रास्ते पर ही घूमेंगे, लेकिन भाई दोनों की त्रिज्या अलग अलग रहेगा ना भाई। ओके ओके, तो ध्यान दीजिए, करने के बाद वे विभिन्न वृत्ताकार पथों पर गति करते, उनकी त्रिज्याओं में अनुपात क्या होगा, उनकी त्रिज्याओं में अनुपात क्या होगा, यानी r1/r2 पूछा गया। तो सिंपल सी बात बेटा, फार्मूला आपको याद रहना चाहिए, मेन फार्मूला बस। तो सबसे पहले दिया क्या हुआ है, ध्यान दीजिए Q1, ध्यान दीजिए Q1 मतलब, अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या बेटा, 1 किसको मानोगे, 2 किसको मानोगे, जो पहले कण रहेगा उसको फर्स्ट नाम देंगे और जो दूसरा वाला रहेगा उसको 2 नाम देंगे। तो Q1 का मतलब अल्फा कण यहाँ हो गया है और Q2 का मतलब यहाँ पर प्रोटॉन हो गया है। और आपको ये जानकारी होनी चाहिए, प्रोटॉन का जो चार्ज होता है उसको ई से व्यक्त करते हैं। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, वैल्यू बराबर होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। इसको ई से व्यक्त करते हैं, इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, प्रोटॉन पर प्लस, बट यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे केवल। इज इट क्लियर? तो आपको प्रोटॉन का चार्ज तो पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। अगली बात आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो अल्फा कण पर चार्ज होता है, अल्फा कण मतलब पहला चार्ज, अल्फा कण पर चार्ज जो होता है प्रोटॉन के चार्ज का 2 गुना। कीप इन माइंड, ये दूसरा जो चार्ज है वो क्या है, प्रोटॉन का है, दूसरा जो चार्ज है क्या है, प्रोटॉन है। प्रोटॉन पर चार्ज ई होता है, तो अल्फा कण पर चार्ज जो होता है 2 प्रोटॉन के बराबर, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो ये Q2 बराबर ई, तो इसको 2 ई लिख दिया, 2 गुना। ओके, अब द्रव्यमान भी आप याद रखिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान यम, प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या है यम, एम पी ऐसे लिखे, मास ऑफ प्रोटॉन। तो जो अल्फा कण का द्रव्यमान हो जाएगा, द्रव्यमान जो होता है प्रोटॉन का 4 गुना। ये बहुत ही स्पेशल बात मैं बता रहा हूँ, ये हर क्वेश्चन में यूज होगा, इसको याद कर लो। जो प्रोटॉन का चार्ज है उसका 2 गुना कर देंगे तो अल्फा कण का चार्ज मिल जाएगा। जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा, जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होगा उसका 4 गुना कर दोगे तो अल्फा कण का द्रव्यमान हो जाएगा। कोई दिक्कत? आप यहाँ है ना इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर हुआ बेटा? मान लीजिए प्रोटॉन का द्रव्यमान एम पी है ना, यक्स मान दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या एम पी, तो अल्फा कण का द्रव्यमान क्या हो गया 4 एम पी, यानी प्रोटॉन का 4 गुना द्रव्यमान अल्फा कण का होता है। यहाँ पर है ना आप लिख सकते हैं क्या, है ना, प्रोटॉन, और यहाँ पर यहाँ अल्फा कण लिख सकते हैं, प्रोटॉन ऐसे पी लिख सकते हैं, बट ऐसे 1 2 नाम दे लीजिए, कोई दिक्कत है। और वेगों का अनुपात कितना दिया, v1:v2, 1/3, 1:3। यहाँ ध्यान देना, 1 का मतलब अल्फा कण और 2 का मतलब प्रोटॉन है, ध्यान देना। ओके बेटा, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान m, दूसरा कण m2 बोला है, तो अल्फा कण पहला का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना। अब भाई r बराबर क्या, वेग वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा। वेग देखो, वेग दिया है कि नहीं दिया है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। r बराबर mv/q से। अब फार्मूला एक बार फिर से बना लीजिए, r1/r2 बराबर m1/m2 v1/v2 और q भाई q2/q1। अब भी तो नियतांक है ना, इसमें वैल्यू रख दीजिए भाई, r1/r2, m1 का मान 4m है ना यहाँ, और m2 का मान यहाँ पर है ना m दिया, यहाँ p लिखो या नहीं लिखो उससे कोई दिक्कत नहीं है। v1/v2 का मान 1/3 दिया है, q2 का मान e और q1 का मान 2e। तो भाई यम से यम कैंसिल हो गया, ई से ई कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया आपका 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2:3 आपका आंसर आया। त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो गया 2:3। ओके बेटा, अब अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, यदि आवेशित कण का वेग 2 गुना, यदि आवेशित कण का वेग 2 गुना वह चुंबकीय क्षेत्र आधा हो जाए। अब यहाँ ध्यान दो, चुंबकीय क्षेत्र भाई कांस्टेंट नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र को आधा किया जा रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र को भी लेना पड़ेगा। तो त्रिज्या का मान बताओ, है ना, तो त्रिज्या का मान बताओ। अब देखो यहाँ पर केवल एक ही कण की बात, कोई 2 कणों का चर्चा नहीं है, कोई 2 कणों का चर्चा नहीं है। इसका मतलब जो Q है, Q आपका फिक्स हो गया इस क्वेश्चन में, Q क्या हो गया, निश्चित हो गया। ध्यान दीजिए, 2 कण की बात हो रहा है क्या,
एक ही कण का चर्चा है तो एक ही कण के लिए चार्ज की वैल्यू बराबर, और यानी क्यू क्या हो गया नियतांक, तो क्यू को छोड़ देंगे, क्यू को क्या कर दिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा। ओके, तो ध्यान दो, पहला नंबर ध्यान दीजिए, आवेशित कण का वेग 2 गुना करने पर शुरू वाला वेग क्या है, मान लो v है, शुरू वाला वेग क्या v1 को v मान लिया, तो बाद वाला वेग क्या कर दिया गया, 2 गुना कर दिया गया, 2v ना, ये कामा है बेटा। शुरू वाला चुंबकीय क्षेत्र क्या है b1, बाद वाला चुंबकीय क्षेत्र क्या हो गया आधा, बाद वाला चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाए आधा, तो फार्मूला क्या r बराबर एम ए बी बटे क्यू बी से। तो भाई यहाँ पर कौन कौन नियतांक है, क्यू नियतांक है और द्रव्यमान, भाई एक ही कण है तो द्रव्यमान और चार्ज दोनों फिक्स होगा। ध्यान दीजिए, जब एक ही कण रहेगा तो उसका चार्ज और द्रव्यमान दोनों फिक्स रहेगा, तो द्रव्यमान और चार्ज दोनों को नहीं लिखना है, केवल आर वी और बी का चर्चा है सवाल में। तो R1 बटे R2 बराबर V ऊपर है तो V1 बटे V2 और B नीचे है तो B2 बटे B1 हो जाएगा। इज इट क्लियर? मैं बता रहा हूँ एक ही कण की बात किया जा रहा है, वैसे भी ना, तो ध्यान दीजिए, तो एक ही कण का द्रव्यमान और चार्ज फिक्स, इसको छोड़ दीजिए, तो वी आर वी बी में ए रिलेशन बन गया। मान रखिए R1 बटे R2 है ना, त्रिज्या का मान बताना था, R1 बटे R2, शुरू वाली त्रिज्या R1 बाद वाली त्रिज्या R2, V1 का मान V और V2 का मान 2V, B2 का मान B बटे 2 और शुरू वाला चुंबकीय क्षेत्र क्या B है, तो B से B कैंसिल, V से V कैंसिल, 2 दूनी 4, 1/4, तो R1 बटे R2 बराबर 1/4, तो R2 इधर हो जाएगा, इसका तिरे गुणा हो जाएगा, R2 बराबर 4R1, तो दूसरे कक्षा की त्रिज्या क्या हो जाएगी, प्रारंभिक का 4 गुना, प्रारंभिक का 4 गुना हो जाएगा। हो गया बेटा, जब वेग को 2 गुना करोगे, चुंबकीय क्षेत्र को आधा करोगे, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, त्रिज्या क्या हो जाएगी शुरू वाले की 4 गुना हो जाएगी। ओके, अब ध्यान दीजिए थर्ड क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन एक समान चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत V वेग से गमन करता है, अचानक चुंबकीय क्षेत्र घटकर B बटे 2 रह जाता है, यदि पथ की प्रारंभिक त्रिज्या R हो तो अब उसकी त्रिज्या क्या होगी। सेम वही क्वेश्चन है बेटा, एक ही कण की बात हो रही है, एक ही कण का बात कर रहा है तो चार्ज और द्रव्यमान तो फिक्स हो गया, इसको लिखना ही नहीं फार्मूला में रेशियो करते समय। तो किसकी बात करेंगे, ध्यान दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र क्या है ना भाई, ध्यान दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो रहा है, आधा हो जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र शुरू में B था, बाद में क्या हो गया आधा, हो गया बेटा, क्लियर? ओके, तो B1 बराबर B और B2 बराबर B बटे 2, तो R1 का मान लिए शुरू वाली त्रिज्या R, तो बाद वाली त्रिज्या पूछा गया, इसमें वेग भी कांस्टेंट है, ध्यान दीजिए, वेग भी कांस्टेंट, ध्यान दीजिए कैसे, देखो V वेग से गमन करता है, उसके बाद वेग का कोई चर्चा कि वेग घट रहा है कि बढ़ रहा है, इसमें के बारे में कुछ तो बोला नहीं गया, केवल ध्यान दीजिए आपसे पूछा गया चुंबकीय क्षेत्र घटकर आधा हो गया, तो प्रारंभिक त्रिज्या R है, तो अब बाद में कितनी त्रिज्या हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र शुरू में क्या है B है, तो त्रिज्या शुरू में क्या R है, और जब चुंबकीय क्षेत्र घटकर आधा हो गया तो भाई अब त्रिज्या कितना हो जाएगी, यही पूछा गया। तो इसमें चार्ज, द्रव्यमान और वेग तीनों को आपको कंसिडर नहीं करना है, तीनों ही नियतांक है, केवल त्रिज्या और चुंबकीय क्षेत्र का बात है, त्रिज्या और चुंबकीय क्षेत्र का बात है। तो भाई आपका फार्मूला होता ही है R इक्वल टू क्या होता है बेटा, एम वी अपान क्यू बी, तो केवल किसकी बात है, त्रिज्या और बी का, तो उल्टा रिलेशन है, त्रिज्या और चुंबकीय क्षेत्र का उल्टा रिलेशन है, तो R1 बटे R2 बराबर B2 बटे B1, इधर 1/2 तो इधर 2/1, तो भाई मान रख दीजिए R1 बटे R2 रहने दीजिए, B2 का मान क्या हो गया B बटे 2 आधा, और शुरू वाला चुंबकीय क्षेत्र B ही है, B से B कट गया 1/2, तो R1 बटे R2 बराबर 1/2, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा, R2 का 1 में गुणा करा 2R1, तो दूसरे पथ की त्रिज्या हो जाएगी क्या बाद में, शुरू वाले का 2 गुना, शुरू वाले का 2 गुना, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। ओके, तो ध्यान देना भाई ये सब क्वेश्चन। एक प्रोटॉन, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, एक प्रोटॉन व एक अल्फा कण, ध्यान दो, पहला कण प्रोटॉन हो गया है, दूसरा कण अल्फा कण हो चुका है ना, एक समान वेग से, अब देखो वेग क्या हो गया, समान हो गया है, v को नहीं लेना, जो समान हो जाए निश्चित हो जाए उसको फार्मूला में कंसिडर नहीं करेंगे, एक समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं तो इनके परिक्रमण काल का अनुपात ज्ञात करना है, तो वेग वाला तो फार्मूला ही नहीं लगाना है आपको, परिक्रमण काल का फार्मूला, आवर्त काल,
आवर्तकाल का फार्मूला लगाना है तो पहला कण क्या है, प्रोटॉन, दूसरा कण यहाँ अल्फा कण है। तो पहला कण प्रोटॉन का द्रव्यमान मान लिया यम, पहला कण क्या भाई, प्रोटॉन है, ध्यान दे जाए देना आपने बेटा। तो पहला कण का प्रोटॉन का द्रव्यमान यम मान लिया, मान ओके। तो अल्फा कण का द्रव्यमान अभी जस्ट मैंने पीछे बताया आपका 4 गुना, प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता अल्फा कण का द्रव्यमान। पहला कण प्रोटॉन है, पहला कण क्या है, प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान यम, दूसरा कण अल्फा कण, अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना। पहला कण प्रोटॉन है, प्रोटॉन का चार्ज ई, तो अल्फा कण का चार्ज कितना, प्रोटॉन के चार्ज का 2 गुना। अभी ये पढ़ करके आ रहे हैं जस्ट। तो भाई आवर्तकाल का फार्मूला क्या होता है, 2πm/क्यूबी, 2πm/क्यूबी। तो आपको परिक्रमण काल का अनुपात बताना है। तो T1/T2 बराबर m1/m2, m ऊपर है और Q नीचे है, तो Q2/Q1। भाई ध्यान दीजिए इसमें क्या है, बी चुंबकीय क्षेत्र का कोई चर्चा नहीं है, उसको एक समान मान लीजिए। वैसे लिखा भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र लिखा है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बोल दिया ना, तो इसका मतलब बी फिक्स हो गया। और 2π तो अंक है ही, 2π अंक है, 2π और बी ये क्या हो गया, छूट गया। तो यम और क्यू में रिलेशन, यम ऊपर है क्यू नीचे है, तो ये फार्मूला बन गया। वैल्यू रख दीजिए, यम 1 मतलब पहला कण मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान, और यम 2 मतलब अल्फा कण 4 गुना प्रोटॉन का द्रव्यमान, Q2 मतलब दूसरा अल्फा कण, अल्फा कण का चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन के चार्ज का 2 गुना। ई से ई कैंसिल, यम से एम कैंसिल, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 1/2। तो T1/T2 परिक्रमण काल का अनुपात क्या हो गया, 1/2 आपका आंसर आ गया, राइट। अब बच्चों ध्यान दो क्वेश्चन नंबर 5, एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण, फिर से एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण एक ही विभवांतर द्वारा त्वरित किए जाते हैं। विभवांतर वाला फार्मूला यहाँ पर ध्यान दीजिए, लगना चाहिए ना, क्वेश्चन में बोला गया है ना विभवांतर। ओके बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिए, एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण एक ही विभवांतर द्वारा त्वरित किए जाते हैं। ये कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जो इनकी गति की दिशा के लंबवत कार्यरत हैं प्रवेश करते हैं, तो इनके पथों की त्रिज्याओं का अनुपात बताओ। तो बेटा ध्यान दो, यहाँ विभवांतर का चर्चा हो गया है, तो विभवांतर का चर्चा जब है तो विभवांतर वाला फार्मूला यूज होगा, लेकिन विभवांतर समान है, विभवांतर क्या है, समान है, और चुंबकीय क्षेत्र भी समान है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बोला गया है और एक ही विभवांतर का मतलब विभवांतर समान, विभवांतर भी समान है और चुंबकीय क्षेत्र भी समान है, ध्यान दीजिए। तो ये V और B क्या है, नियत है। तो Q1 मतलब पहला पहला कण क्या है, प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज E, दूसरा कण क्या है, अल्फा कण, अल्फा कण का जो चार्ज होता है प्रोटॉन का 2 गुना। अब भाई सीधा सीधा प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है यम उसको माना, तो अल्फा कण का द्रव्यमान उसका 4 गुना। बार बार यही ये याद ही कर लीजिए बेटा, ये याद कर लीजिए, ओके। अल्फा कण और प्रोटॉन कण है ना, ध्यान दीजिए। V अभी नहीं आता, तो V बराबर क्या, आप ध्यान दीजिए आगे नेक्स्ट। आपका फार्मूला क्या होता है, R बराबर 1/2 √2mv/q, है ना। आपसे क्या पूछा गया था, त्रिज्या के बारे में पूछा गया है। तो इनके पथों की त्रिज्याओं का अनुपात बताओ। तो R का फार्मूला लेकिन किसके पदों में, विभवांतर वाला। R का फार्मूला कौन वाला यूज करेंगे, विभवांतर, V यहाँ विभवांतर है, तो ये फार्मूला। तो क्या क्या नियतांक है उसको छोड़ दीजिए, V और आपका नियतांक है, और 2 तो नियतांक है ये B, 2 कैपिटल V और B नियतांक, तो यम और क्यू बचा, यम और क्यू तो बचा। तो R1/R2 बराबर अंडर रूट में m1/m2 अंडर रूट में Q2/Q1, क्यू नीचे है। तो इसमें वैल्यू रखिए, m1 का मान m, m2 का मान 4m, Q2 का मान 2e, Q1 का मान e से e कैंसिल, m से m कैंसिल। तो भाई ध्यान दो, 2 दूनी 4, तो एक बटे ध्यान दीजिए 2 बचेगा, ध्यान दीजिए, क्लियर। या ऐसे ही कर दीजिए, 1/4 का वर्गमूल 1/2 और अंडर रूट 2 बचा, अंडर रूट 2 बचा, 1/4 का वर्गमूल 1/2, अंडर रूट 2 का ऊपर नीचे गुणा करने पर ए आ जाएगा। अंडर रूट 2 का जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आंसर आ गया, ओके बेटा। तो देखिए त्रिज्या का फार्मूला विभवांतर के पदों में ये होता है, ओके। तो भाई विभवांतर और चुंबकीय क्षेत्र नियतांक है और 2 तो नियतांक है, ये है। तो यम और क्यू में रिलेशन, यम और क्यू में रिलेशन अंडर रूट के साथ में, ध्यान देना भाई, ओके। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समान आवेशित कण ए व बी को समान त्वरक विभव से, इसमें भी विभव बोला गया है, समान त्वरक से विभव से त्वरित करके, विभव क्या हो, समान है,
और चुंबकीय क्षेत्र भी समान है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं, जिससे वे क्रमशः R1 R2 त्रिज्याओं के वृत्तीय पथों को पूरा करते हैं। ए और बी के द्रव्यमानों का अनुपात R1 व R2 के पदों में ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात, अभी मैंने बताया त्रिज्या का मान विभवांतर के पदों में, विभवांतर और चुंबकीय क्षेत्र सेम है, ध्यान दीजिए। ओके, तो क्या हो गया बेटा, ध्यान दीजिए, Q1 का बराबर Q2, उसमें आवेश क्या है, बराबर बोला गया है, ध्यान दीजिए, इसमें समझना पड़ेगा, ध्यान समझ लीजिए। दो समान आवेशित कण, यानी दोनों का चार्ज बराबर है भाई, दोनों ए का भी और बी का भी, दोनों का चार्ज की वैल्यू क्या है, बराबर, दो समान आवेशित कण Q1 बराबर Q2। अब विभवांतर का मान समान है, चुंबकीय क्षेत्र का मान समान है ना, लंबवत प्रवेश करते हैं तो वृत्ताकार पथ पर घूमेंगे ही। तो पहले ए की त्रिज्या R1 और बी की त्रिज्या R2। ओके, तो इसको RA RB भी लिखा जा सकता था, उससे द्रव्यमानों का अनुपात बताना है। ओके, तो ध्यान दीजिए त्रिज्या के पदों में, तो बहुत सिंपल सा फार्मूला, Q1 बराबर Q2, V1 बराबर V2, एक समान वेग से, इसमें भी समझ लीजिए एक समान वेग से भी प्रवेश, है ना, देखो क्या, समान त्वरक विभव से त्वरित किए करके एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं, है ना। विभवांतर भी क्या है, समान है, विभवांतर भी क्या है, समान है। ओके बेटा, कैपिटल V1 बराबर V2, ये विभवांतर लिखा हूँ, कंफ्यूजन हो जाना, विभवांतर क्या है, समान है। ओके, अब भी तो कांस्टेंट है, यही है। ओके, ध्यान दीजिए, आर का फार्मूला त्रिज्या, अब देखो यहाँ स्मॉल आर लिखे चाहे कैपिटल आर, वहाँ पर कैपिटल आर क्वेश्चन में बोल दिया, इसलिए कैपिटल आर यूज कीजिए। कैपिटल आर बराबर त्रिज्या का 1/b, ये फार्मूला आपने लिखा। वी क्या नियतांक, वी और बी नियतांक है, दो नियतांक है, तो क्या बचा, R1/R2, केवल यम बचा, क्योंकि चार्ज भी तो बराबर हो चुका है, चार्ज बराबर, विभवांतर बराबर और बी बराबर, बी कांस्टेंट, तो ये तीनों चीज छूट जाएगा, तो केवल त्रिज्या और यम बचा, त्रिज्या और यम बचा ना, तो R1/R2 बराबर √M1/M2। भाई M1/M2 का मान बताना था, तो दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो, तो यही आंसर हो गया। दोनों पक्षों का स्क्वायर करोगे तो इसका भी तो स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर करने पर कर्ण गायब हो जाएगा, M1/M2 बराबर R1A²/R2²। ओके, ए और बी लिख सकते थे, A/B, है ना, A/B, ऐसा भी, बाकी ऐसा भी करेक्ट आंसर। ओके बेटा, तो इस प्रकार कितना आसान होता है लॉरेंज बल पर आधारित क्वेश्चन, इस तरीके से रेशियो वाले बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ओके, ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन बेटा, एक कण 0.80 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में, ये बी का मान दे दिया भाई, बी का मान समझते चलिए क्या दिया है, बी, कैपिटल बी, एक कण 0.80 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत 2 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त में गति करता है, व्यास दे रखा है भाई, त्रिज्या क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, व्यास का आधा त्रिज्या। तो बेटा ध्यान दीजिए, 100 वोल्ट प्रति मीटर के विद्युत क्षेत्र से यह पथ सरल रेखीय हो जाता है, इसका विशिष्ट आवेश बताओ, विशिष्ट आवेश Q/m, Q/m आवेश बटे द्रव्यमान के अनुपात को विशिष्ट आवेश कहते हैं, इसी का मान पूछा गया। ओके बेटा, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, आपको जो दिया है उसको लिखिए, अपने आप आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ओके बेटा, चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया 0.80 टेस्ला, व्यास 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। विद्युत क्षेत्र भाई वोल्ट प्रति मीटर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक है, कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं। विद्युत क्षेत्र पढ़कर क्या है अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कैपिटल ई इक्वल टू 100 वोल्ट प्रति मीटर। ओके, तो आपसे पूछा गया है भाई, है ना, चुंबकीय क्षेत्र का, है ना, ध्यान दीजिए, आर बराबर mv/qb, तो बच्चों ध्यान दो, आर बराबर mv/qb। ओके, तो यहाँ से ध्यान दीजिए, हम इसको दोनों पक्षों को व्युत्क्रम कर दे रहे हैं, दोनों पक्षों का उल्टा, क्योंकि हमको Q/m तो पूछा ही गया है, विशिष्ट आवेश का मतलब Q/m, तो Q/m कब मिलेगा, जब दोनों का उल्टा कर दो, इसका उल्टा, तो दाहिने तरफ कोई उल्टा करो, इसको भी, आर का उल्टा 1/r, तो ये ऊपर चला गया, नीचे ये बन गया, तो Q/m पूछा गया, तो Q/m यही रहने दीजिए, Q/m यही रहने दीजिए, V ऊपर और B नीचे, तो V/br, समझ रहे, पक्षांतर करना, Q/m कैसे मिलेगा, यही रहने दीजिए, V ऊपर चला गया, B नीचे, तो Q/m बराबर V/br। अब भाई ध्यान दीजिए, और V का मान होता है E/b, आपको ये मैं कॉन्सेप्ट आगे सिखाऊंगा, आप याद कर लीजिए, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। V क्या है, वेग है, B चुंबकीय क्षेत्र है, E क्या है, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में संबंध है, V वेग, ये बहुत ही खास फार्मूला है, आप याद रखिए, V बराबर E/b होता है भाई, तो V की जगह क्या लिख दीजिए, E/b, तो B पहले तो B² और R हो गया,
बेटा v का मान e बटे b पहले से तो b स्क्वायर एक r, तो दिस इज द आंसर q बटे m। अब भाई ध्यान दो, e का मान आपको दे रखा है 100, b का मान रखा है दिया है r का मान 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में देने के लिए दाहिने तरफ से 2 अंक पर दशमलव लगा दिए। इसको जब हल करोगे तो इतना आएगा 1.6 इंटू 10⁴ कूलाम प्रति किलोग्राम। विशिष्ट आवेश का मतलब कूलाम प्रति किलोग्राम, ऊपर द्रव्यमान नीचे, ऊपर आवेश है नीचे द्रव्यमान है, कूलाम प्रति किलोग्राम। ओके बेटा, तो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर। अब बच्चों ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 9, किसी 10⁻⁹ टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा कर रहा है। वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ओके, तो बेटा ऊर्जा बोल दिया, ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी ही तो होता है ऊर्जा। टेस्ला क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। तो कैपिटल बी टेस्ला दे रखा है, 10⁻⁹ टेस्ला। ओके बेटा, चुंबकीय क्षेत्र का मान, काइनेटिक एनर्जी कितना? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁹ का गुणा करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, फार्मूला सबसे पहले है ना, R बराबर √2m/Q, ये फार्मूला होता है। 2m का मान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुणित 10⁻⁻31 के काइनेटिक एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए इतने का मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल होता है। ओके जे, जूल। ओके बेटा, तो 2m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है, दोनों को मिला करके 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जूल में बदल गया, इतने का मल्टीप्लाई, और डिवाइड में q का मान, ध्यान दीजिए q का मान 1.6 इंटू बी का मान, ध्यान दीजिए है ना, बी का मान ध्यान दीजिए, चार्ज का मान इतना होता है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ और बी का मान, चुंबकीय क्षेत्र का मान 10⁻⁹। इसको अब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बेटा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो त्रिज्या का मान आएगा 1.063 मीटर। ओके बेटा, दिस इज द आंसर। ओके, सॉल्व आपको अपने से कर लेना है, ठीक है ना, फार्मूला में। अब क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान दीजिए बेटा, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं। इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना करो। यदि प्रोटॉन के मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो न्यूट्रॉन व अल्फा कण के मार्गों की त्रिज्या क्या होगी? तो 3 कण है इसमें, ध्यान देना, बारी बारी से 2-2 का काम करेंगे, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण। ओके, तो ध्यान दीजिए, और विभवांतर समान है भाई, विभवांतर समान है, चुंबकीय क्षेत्र भी समान है। गतिज ऊर्जा का फार्मूला ध्यान दीजिए, आपसे पूछा गया अनुपात। तो सबसे पहला नंबर बी नियतांक है, तो ध्यान दीजिए काइने, मैंने भी जस्ट आपको बताया, बहुत ही खास बात, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर बराबर क्या होता है? वी क्यू। ये बहुत ही खास रिलेशन है भाई, विभवांतर और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन। 1/2 एम वी स्क्वायर बराबर क्या होता है? वी क्यू होता है। तो इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे और प्रोटॉन की बात करेंगे तो उसका चार्ज कितना होता है? ई। तो भाई ई वी बोल देंगे कि नहीं, क्यू की जगह ई लिख दिए तो ई वी ही तो हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इसी को तो कहते हैं के, तो के बराबर ई वी हो गया। समझ में आया क्या बेटा? बोलो, आपका ये जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर, इसी को के कहते हैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या? वी क्यू। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा आपका? सिंपल सा, जहाँ जैसी जरूरत इसको सिंपल, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? वी क्यू। ओके बेटा, और क्यू का मान क्या होता है बोलिए जल्दी से? ई होता है, ई वी। अब वी क्या है? नियत है, क्वेश्चन में बोला गया विभवांतर क्या है? नियत है, फिक्स है। तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल हो गया ई के, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल हो गया किसके? चार्ज के, ई मतलब चार्ज हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए मैंने क्या लिखा है, वी नियत है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? ई वी। तो वी नियत है तो ध्यान दो, काइनेटिक एनर्जी और चार्ज में क्या रिलेशन हुआ? ये प्रोपोर्शनल का, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, सीधा सीधा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण, पी मतलब प्रोटॉन, के पी मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, के डी मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन,
के अल्फा मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो तीनों की काइनेटिक एनर्जी का अनुपात ही तो पूछा गया था। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है ई, और ड्यूट्रॉन का भी चार्ज आप याद रखिए, प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन का चार्ज बराबर होता है, जबकि अल्फा कण का चार्ज क्या होता है, दोनों का दोगुना। क्लियर हो गया बेटा, ये आप याद करिए। प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है बराबर होता है, और अल्फा कण का चार्ज जो होता है प्रोटॉन के चार्ज का दोगुना होता है। तो वही लिख दिया, यहाँ से फार्मूला बनेगा ना कि यही अनुपात बनेगा सीधा सीधा। तो ई से क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो 1:1:2। तो पहला का आंसर आ गया, काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन आ गया, काइनेटिक एनर्जी में अनुपात ना आपका आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब दूसरा क्वेश्चन, त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया था ना, R बराबर √2m/K/Q_B। के वाला फार्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन में डिस्कशन है। आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन ध्यान दीजिए। इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात तुलना करो, तुलना का मतलब अनुपात ही होता है। क्लियर, आपका पहला उत्तर आ गया। यदि प्रोटॉन के मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, तो ड्यूट्रॉन व अल्फा कण के मार्गों की त्रिज्याओं का मान क्या होगा। यानी त्रिज्या का है ना मान पूछा गया है। ओके बेटा, ध्यान दीजिए। और काइनेटिक एनर्जी का कंपेयर किया गया है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी वाला फार्मूला हम लगा रहे हैं। ओके, तो R बराबर √2m/K/Q_B। तो भाई ध्यान दीजिए, आपका अच्छा प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन का, पहले प्रोटॉन ड्यूट्रॉन का चर्चा किया गया पहले। तो Rp/RD, तो ध्यान दीजिए यम ऊपर है ना, आर और यम ऊपर है, और यम और के दोनों ऊपर है। तो ये जिसके लिए ऊपर, ये दोनों भी ऊपर। ध्यान दीजिए, प्रोटॉन ऊपर लेंगे, पहला कण प्रोटॉन ले रहे हैं, दूसरा कण ड्यूट्रॉन। पहला कण प्रोटॉन और दूसरा कण ड्यूट्रॉन, तो भाई ये दोनों ऊपर क्या जाएगा, प्रोटॉन है ना। क्लियर, तो Rp/RD बराबर क्या है, √ में MP/M डी। देखो सेम रिलेशन, P/D प्रोटॉन ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन, लेकिन चार्ज देखो नीचे है, तो उल्टा रिलेशन। इधर प्रोटॉन ऊपर है, ड्यूट्रॉन नीचे है, तो इधर क्या हो जाएगा, ड्यूट्रॉन ऊपर हो जाएगा और प्रोटॉन नीचे। ओके बेटा, क्यों बाहर है, ध्यान देना, बी चुंबकीय क्षेत्र तो समान ही है। ओके, तो इसी में मान रख दीजिए आप, है ना। Rp/RD, Rp मतलब क्या, प्रोटॉन की त्रिज्या, RD मतलब ड्यूट्रॉन की त्रिज्या। √ में प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान 2 गुना। ध्यान दो, प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना द्रव्यमान किसका होता है ड्यूट्रॉन का, और अल्फा कण का 4 गुना। प्रोटॉन का द्रव्यमान m है, तो ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान उसका 2 गुना। ये सब याद कर लो, फैक्ट है बेटा। और काइनेटिक एनर्जी भाई ईवी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ईवी, काइनेटिक एनर्जी भाई ध्यान दीजिए, प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी ईवी। और बताओ ड्यूट्रॉन, क्योंकि चार्ज तो दोनों का बराबर होता है, चार्ज दोनों का बराबर होता है, प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, बराबर होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है ईवी। तो सीधा सीधा क्या हो गया, प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी और ड्यूट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी। और चार्ज, चार्ज क्या है, ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज बराबर, ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज बराबर। ये कट गया, ये ईवी से ईवी कट गया, एम से एम कट गया, तो भाई ये तो एक ही हो गया ना, ये सब एक 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 का गुणा करोगे एक आएगा, तो 1/√2 ये तो हुआ। √2 का ध्यान दो, ड्यूट्रॉन उधर चला जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ड्यूट्रॉन की त्रिज्या कितना हो जाएगा, √2 Rp। ध्यान दीजिए, 1/√2, √2 का इधर मल्टीप्लाई, एक का इधर RD। तो ड्यूट्रॉन की जो त्रिज्या होगी प्रोटॉन की त्रिज्या का √2 गुना। अब प्रोटॉन की त्रिज्या का मान 10 सेंटीमीटर दे रखा है, प्रोटॉन की त्रिज्या का मान 10 सेंटीमीटर दे रखा है, मान रख दिए आपने इतना। और कर्ण 2 का मान 1.414, 10 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके बेटा, क्लियर। चलिए अब आगे अल्फा कण, प्रोटॉन और अल्फा कण का वही सेम फार्मूला, प्रोटॉन और अल्फा कण की बात कर लीजिए। ये इधर प्रोटॉन इधर, भाई ये तीनों तो आपस में रिलेशन सेम है, ऊपर प्रोटॉन नीचे अल्फा, प्रोटॉन अल्फा प्रोटॉन अल्फा, लेकिन ये चार्ज क्या हो जाता है उल्टा, प्रोटॉन ऊपर है तो प्रोटॉन यहाँ पर नीचे, अल्फा नीचे तो ये ऊपर। वैल्यू रख दीजिए, प्रोटॉन का चार्ज m, तो अल्फा कण का चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन का 4 गुना। काइनेटिक एनर्जी भी सेम, चार्ज, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है ईवी होता है, ईवी, वी तो सेम है, वी तो सेम है, लेकिन भाई प्रोटॉन का चार्ज ई, तो अल्फा कण का चार्ज क्या था 2, 2 गुना होता भाई। ओके, भाई चार्ज क्या होता है अल्फा कण का 2 गुना, और प्रोटॉन का चार्ज ई से ई कैंसिल, ईवी से ईवी कैंसिल, एम से एम कैंसिल, तो 1/4, √1/4 मतलब 1/2, 1/4 का वर्गमूल 1/2, और 1/√2, क्योंकि एक का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा, 2 बचेगा √। ओ ये क्या ई से ई कट गया, 2 बचेगा ये,
ये वाला 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, 1/√2। तो ध्यान दीजिए यहाँ से अल्फा कण इसका इधर हो जाएगा और ये इधर गुणा, तो आर अल्फा बराबर √2 RP, यानी वही सेम आया, सेम वही आंसर आया। अल्फा कण की भी त्रिज्या क्या होगी, प्रोटॉन की त्रिज्या का √2 गुना। ओके बेटा, तो इतने बड़े क्वेश्चन दे करके आप घबराएंगे नहीं, सीधा सीधा ये फार्मूला आपको रेशियो वाला फार्मूला बनाना सीख लीजिए। और द्रव्यमान आप याद रखो, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है m है, तो अल्फा कण का द्रव्यमान उसका 4 गुना। प्रोटॉन का चार्ज E है, तो अल्फा कण का चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना। ओके, ड्यूट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज बराबर होता है, लेकिन ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना होता है। ओके, याद रखिए। अब बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन, एक प्रोटॉन, एक ड्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण, इसमें भी 3 है भाई, जिनकी गतिज ऊर्जाएं बराबर हैं, जिनकी गतिज ऊर्जाएं बराबर है, काइनेटिक एनर्जी बराबर है, एक समांतर चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करते हैं, उनकी वृत्ति पथों की त्रिज्याओं का अनुपात। सिंपल सी बात है, आर का फार्मूला काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का डिस्कशन है। त्रिज्या का फार्मूला काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, फार्मूला याद कर लो। तो भाई ध्यान दीजिए, 3 कण है, तो दोनों का द्रव्यमान, चुंबकीय क्षेत्र समान है, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, समान, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समांतर नहीं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्प्रिंट हो गया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र ना। तो आर देखो, पहले कर क्या है बोलो, 2 2 का तुलना करेंगे, 2 2 का तुलना करें, पहले प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन, प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन। तो ध्यान दीजिए, RP/RD बराबर √MP/MD QD। ध्यान दीजिए, बी और 2 तो फिक्स है भाई, केवल क्या बचा, ध्यान दीजिए, द्रव्यमान, काइनेटिक एनर्जी तो फिक्स है भाई, शुरू में ही बोला गया काइनेटिक एनर्जी बराबर है द्रव्यमान और चार्ज, द्रव्यमान चार्ज त्रिज्या है, द्रव्यमान चार्ज त्रिज्या। तो ये आपका रिलेशन बन गया, दिस इज द रिलेशन। ओके बेटा, RP/RD बराबर √MP/MD, लेकिन चार्ज क्या है, ध्यान दो, नीचे है तो उल्टा रिलेशन, इधर D नीचे तो D ऊपर जाएगा। मान रख दीजिए, अभी जस्ट मैंने बताया, प्रोटॉन का द्रव्यमान मान लीजिए m है, तो ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना। और प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन दोनों का चार्ज बराबर होता है, E के बराबर ही मान लिया, E। क्लियर बेटा, प्रोटॉन का द्रव्यमान m, तो ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान का उसका 2 गुना, लेकिन प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, बराबर, ई दोनों को लिख दिया, m से m कट जाएगा, E से E कट जाएगा, तो 1/√2 बचेगा, 1/√2। RP/RD बराबर 1/√2। तो आपका हो गया वही तेरे गुणा हो गया √2 RP, जस्ट अभी जो। अब प्रोटॉन और अल्फा कण, प्रोटॉन और अल्फा कण, फार्मूला ये बनेगा, फार्मूला तो ही बनेगा भाई, प्रोटॉन का द्रव्यमान m, तो अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन का 4 गुना। अल्फा कण का चार्ज जो होता है, प्रोटॉन के चार्ज E है, तो उसका 2 गुना होता है, E से E कट गया, m से m कट गया, तो 1/4, अंडर रूट में 1/4 मतलब 1/2, और 2 बाहर, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो भाई एक बचाना इधर राइट साइड, क्या बचा, एक, RP बराबर R अल्फा, यानी अल्फा कण की त्रिज्या और प्रोटॉन की त्रिज्या दोनों का मान बराबर है यहाँ पर। और जबकि यहाँ पर क्या है, ड्यूट्रॉन की त्रिज्या प्रोटॉन की त्रिज्या का √2 गुना है, √2 गुना है। ओके बेटा, राइट। ओके बेटा,